नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार वाला अड्डा पर, जहां आपकी तैयारी होती है एकदम धमाकेदार अंदाज में। बिल्कुल। और आज की ये गहन चर्चा या कहें डीप डाइव बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हम कोई नई फिल्म देखते हैं या कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ते हैं तो बस उसका आनंद लेते हैं। है हम्म, वो, उसे बस एक मनोरंजन मानकर भूल जाते हैं। कला या कहानियों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत हल्के में लेते हैं। सही कहा आपने। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी कहानी या किसी नाटक का सीधा असर देश की राजनीति, समाज के भविष्य और हमारी तर्क करने की क्षमता पर पड़ने लगे तो? क्या कला सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो किसी इंसान का दिमाग भ्रष्ट कर दे, या फिर मतलब वो हमारी आत्मा को शुद्ध करने का एकलौता तरीका है? प्राचीन यूनान में तो ऐसा ही माना जाता था। वहां कला केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि उसे सीधे दर्शन और राज्य की सुरक्षा की कसौटी पर परखा जाता था। और यहीं से उस वैचारिक जंग की शुरुआत होती है। एक ऐसी बहस जिसने आने वाली कई सदियों तक दुनिया के सोचने का तरीका ही तय कर दिया। बिल्कुल। यूनान के सबसे महान विचारक इस बात पर आमने सामने थे कि क्या कला समाज के लिए एक मीठा जहर है या फिर इंसान को बेहतर बनाने की कोई अचूक दवा। तो दोस्तों, आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास आज रोजगार वाला अड्डा की एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। कुल 15 स्लाइड्स हैं और आज हम इन 15 स्लाइड्स को स्लाइड द स्लाइड डिकोड करेंगे, एकदम आसान भाषा में। हाँ, मुख्य रूप से जो छात्र यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चर्चा एक गोल्ड माइन है। एकदम। तो चलिए सीधा पहली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का कॉन्सेप्ट है यूनानी गुरु शिष्य परंपरा। मतलब इन भारी भरकम सिद्धांतों पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये विचारक आए कहां से। ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हमें प्लेटो की नाराजगी समझ नहीं आएगी। इस गौरवशाली परंपरा की शुरुआत सुकरात से होती है। हाँ, सुकरात, जिन्हें हम पाश्चात्य दर्शन का आदि जनक कह सकते हैं। वो बाजार में खड़े होकर लोगों से सवाल पूछते थे। फिर उनके शिष्य आते हैं प्लेटो। और प्लेटो एक ऐसे विचारक थे जो पूरी तरह से आदर्शवाद में यकीन रखते थे। उनका दिमाग जमीन से ज्यादा आसमान में, यानी विचारों की शुद्धता में रहता था। और फिर उनके बाद आते हैं उनके सबसे होनहार शिष्य अरस्तु, जो अपने गुरु से बिल्कुल अलग थे, एकदम यथार्थवादी और वैज्ञानिक सोच वाले। सही कहा। तो एक तरह से दादा गुरु सुकरात, गुरु प्लेटो और शिष्य अरस्तु। लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है दूसरी स्लाइड से। यहाँ कॉन्सेप्ट है प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ माइमेसिस भी कहते हैं। प्लेटो का सीधा सा दावा था कि काव्य सत्य से 3 गुना दूर है। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? कोई कविता या पेंटिंग सत्य से दूर कैसे हो सकती है? वही तो, इसको समझाने के लिए तीसरी स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है, पलंग का उदाहरण, मतलब बेड। हाँ हाँ, ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, दुनिया में सबसे पहला पलंग कैसे बना होगा? प्लेटो कहते हैं कि पलंग का जो मूल विचार है कि एक ऐसी चीज हो जिस पर लेटा जा सके, वो विचार सबसे पहले ईश्वर के दिमाग में आया। वो मूल विचार ही द आइडिया है और वही सर्वोच्च सत्य है। बिल्कुल। उसके बाद एक बड़ाई आता है, वो लकड़ी काटता है और उस विचार की नकल करके दुनिया का पहला भौतिक पलंग बनाता है। तो वो असली पलंग नहीं है, वो सिर्फ उस विचार की पहली फोटोकॉपी है, यानी दी ऑब्जेक्ट। और फिर चित्रकार की बारी आती है। वो उस लकड़ी के पलंग को देखता है और कैनवस पर उसकी एक शानदार पेंटिंग बना देता है। अब चित्रकार ने क्या किया? उसने तो उस चीज की नकल की जो पहले से ही एक नकल थी। उसने फोटोकॉपी की एक और फोटोकॉपी बना दी। मतलब नकल की नकल, दी आर्ट। इसी तर्क के आधार पर प्लेटो कहते थे कि कला सत्य से 3 गुना दूर है। तो दोस्तों, इस स्लाइड का सार यह है कि प्लेटो के अनुसार सारी कला सिर्फ एक धोखा है। और इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। प्लेटो मतलब प्लेडो। जैसे बच्चे प्लेडो से नकली चीजें बनाते हैं, वैसे ही प्लेटो कला को नकली मानते थे। अरे वाह, ये मेमोरी हुक तो बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, ये सब आप सीख रहे हैं रोजगार वाला अड्डा पर, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है बिल्कुल सही तरीके से। बिल्कुल, रटने से ज्यादा यहाँ समझने पर जोर है। तो चलिए अब चौथी स्लाइड पर आते हैं। इसमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब दी रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस राज्य से कवियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देने की बात कही।
मतलब कवियों का पूर्ण बहिष्कार। ये तो सीधे सीधे तानाशाही जैसी लगती है। एक महान दार्शनिक को बेचारी कवियों से इतना डर क्यों लग रहा था? मुझे लगता है डर कविता से नहीं था, डर उसकी असर से था। प्लेटो हर चीज को राजनीति और उपयोगिता के चश्मे से देखते थे। सही बात है। एक सुरक्षित राज्य के लिए कैसे नागरिक चाहिए? ऐसे नागरिक जो तर्कशील हों, जो भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लें। और प्लेटो की समस्या यही थी कि काव्य मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करता है और वासनाओं को, भावनाओं को भड़काता है। यानी वह तर्क और भावना का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ देता है। जब लोग किसी नाटक में नायक को रोता हुआ देखते हैं तो वो भी रोने लगते हैं। अरे 5वीं स्लाइड में तो एक बहुत ही तीखी तुलना की गई है। प्लेटो के नजर में एक अच्छे गणराज्य के लिए एक मोची का स्थान कवि से कहीं ऊपर है। एक मोची कवि से ऊपर? ये तो बहुत बड़ा बयान है। हाँ, क्योंकि मोची कम से कम कुछ उपयोगी तो बनाता है। जूतों की समाज को जरूरत है, वो सैनिकों के काम आएंगे। कवि क्या बनाता है? वो सिर्फ भावनाएं भड़काता है। हालांकि प्लेटो ने एक छोटा सा दरवाजा खोला रखा था। उन्होंने कहा था कि केवल उन कविताओं को अनुमति मिलेगी जो देवताओं की स्तुति करती हों या वीरों के साहस का गान करती हों। हाँ, क्योंकि उससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड का सार ये है कि प्लेटो कला को राज्य के लिए खतरनाक मानते थे। शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, प्लेटो का रिपब्लिक कवियों के लिए पब्लिक नहीं है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। खैर, छठी स्लाइड से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एकदम सही कहा। यहाँ एंट्री होती है अरस्तु की। अब कोई भी सोचेगा कि अरस्तु प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य थे, तो वो अपने गुरु की बात मानेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरस्तु ने अपने गुरु की बात को सिरे से नकार दिया। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने खंडन के लिए प्लेटो के ही शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, 7वीं स्लाइड का कॉन्सेप्ट यही है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु ने अनुकरण या माइमेसिस शब्द तो लिया, लेकिन उसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी। क्योंकि अरस्तु की सोच वैज्ञानिक थी। उन्होंने कहा कि अनुकरण सिर्फ अंधी नकल या कॉपी करना नहीं है। मतलब अगर कला सिर्फ एक आईना होती जो सामने रखी चीज को वैसा ही दिखा दे, तो फिर कला की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती ना। बिल्कुल। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का मतलब है पुनः सृजन या रिक्रिएशन। कलाकार प्रकृति की सिर्फ नकल नहीं करता, वो अपनी कल्पना से उसे एक नया रूप देता है। इसको बहुत ही अच्छे से 8वीं स्लाइड में एक पेड़ के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए प्रकृति ने एक पेड़ उगाया, लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं उग पाया, उसकी शाखाएं टूट गईं। यानी प्रकृति ने उसे अधूरा छोड़ दिया। बिल्कुल। अब जब कोई कलाकार उस पेड़ की पेंटिंग बनाएगा तो जरूरी नहीं कि वो उस टूटे हुए पेड़ को वैसा ही बनाए। कलाकार अपनी कल्पना से उसे पूर्णता दे सकता है। तो अरस्तु के हिसाब से कलाकार झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो प्रकृति के अधूरे काम को पूरा कर रहा है, वो परफेक्शन ला रहा है। तो दोस्तों, इस स्लाइड का सार ये है कि अनुकरण अंधी नकल नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और इसका मेमोरी हुक है अरस्तु, मतलब असली रूप जो हो सकता है वो दिखाना। और ये अरस्तु के दर्शन का बहुत ही गहरा बिंदु है। वो कहते हैं कि कला वो नहीं दिखाती जो है, बल्कि वो दिखाती है कि क्या होना चाहिए। और दोस्तों, ये सब आप सीख रहे हैं रोजगार वाला अड्डा पर, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है बिल्कुल सही तरीके से। बिल्कुल सही। अब 9वीं स्लाइड पर चलते हैं, जहां अरस्तु ने इतिहास और काव्य की बहुत ही जबरदस्त तुलना की है। हाँ, इतिहास और काव्य। लेकिन आम इंसान तो यही कहेगा ना कि इतिहास सच है, क्योंकि उसमें तारीखें होती हैं। कविता तो सिर्फ कल्पना है। लेकिन अरस्तु का तर्क बहुत ही मारक है। वो कहते हैं कि इतिहास हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ था। यानी एक विशिष्ट सत्य। हाँ, जैसे किसी खास तारीख को सिकंदर ने क्या किया। हाँ, वो महज एक घटना है। लेकिन काव्य या कला हमें ये बताती है कि किन्हीं खास परिस्थितियों में एक इंसान क्या कर सकता है। अरे वाह! मतलब इतिहास बताएगा युद्ध के बारे में, लेकिन एक अच्छी कविता बताएगी कि युद्ध के मैदान में इंसान का डर या उसका साहस कैसे काम करता है। बिल्कुल। और ये एक सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए कला सत्य से दूर नहीं, बल्कि इतिहास से ज्यादा दार्शनिक और उत्कृष्ट है। 10वीं स्लाइड में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए अनुकरण के 3 मुख्य आधार बताए गए हैं: विषय, माध्यम और रीति। अरस्तु ने इनमें से नाटक को, विशेष रूप से त्रासदी या ट्रेजेडी को, सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला माना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्लेटो ने कहा था कि नाटक हमारी भावनाओं को भड़काकर हमें कमजोर कर देता है।
तो अगर अरस्तु नाटक को इतना महान मानते हैं तो वो इस बात को कैसे सही ठहराएंगे कि नाटक देखकर इंसान रोता है? कोई भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके दुखी क्यों होना चाहेगा? और यहीं से हम 11वीं स्लाइड पर आते हैं, अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कैथार्सिस कहते हैं। सच कहूं तो जब मैं 12वीं स्लाइड पढ़ रहा था तो मैं सच में हैरान रह गया। उसमें लिखा है कि कैथार्सिस मूल रूप से साहित्य का शब्द ही नहीं है। हाँ, ये साहित्य के इतिहास के सबसे दिलचस्प तथ्यों में से है। कैथार्सिस प्राचीन यूनान में चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का शब्द था। तो इसका मतलब क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ था पेट के मल को या शरीर के दूषित तथ्यों को बाहर निकालना। आम भाषा में कहें तो पेट साफ करने की दवा देना। रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि अरस्तु एक बेहद भावुक और दुखद नाटक देखने की तुलना पेट साफ करने वाली दवा से कर रहे हैं। सुनने में अजीब है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही सटीक है। कैसे? ये उपमा तो बहुत ही अजीब लग रही है मुझे। देखिए, अरस्तु कह रहे हैं कि जिस तरह एक दवा शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालकर इंसान को स्वस्थ करती है, ठीक उसी तरह एक त्रासदी इंसान के मन के विकारों को निकालकर उसके हृदय को स्वस्थ करती है। तो नाटक हमारे दिमाग के अंदर जमा हुए जहर को निकालता है? बिल्कुल। हम अपनी असल जिंदगी में बहुत सी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, अपना दुख, अपना डर। जब हम कोई ऐसा नाटक देखते हैं जिसमें नायक मुसीबत में है, तो वो दबी हुई भावनाएं सतह पर आ जाती हैं और फिर आंसुओं के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इसी को विरेचन कहते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड का सार यही है, और मेमोरी होक याद रखिए, विरेचन मतलब विष का रेचन, यानी मन का जहर बाहर निकालना। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब 13वीं स्लाइड में इसी प्रक्रिया को एक एक्टिवेशन कर्व के जरिए समझाया गया है। हाँ, मान लीजिए आप थिएटर में बैठे हैं, पर्दा उठता है, ये पहला चरण है, भावों का उद्वेलन। आप कहानी से जुड़ने लगते हैं। और यही दूसरा चरण आता है, साधारणीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। ये वो पल है जब आपको नायक का दुख अपना दुख लगने लगता है। फिर आता है क्लाइमैक्स, भावनाएं उफान पर होती हैं। और उसके ठीक बाद आता है तीसरा चरण, विरेचन। दबी हुई भावनाओं के बह जाने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है। इसे 14वीं स्लाइड में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक के उदाहरण से समझाया गया है। अरे हाँ, वो सीन जब जैक बर्फ के पानी में डूब जाता है तो थिएटर में सब रो रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इतने दुखद अंत के बाद भी कोई भी इंसान थिएटर से बाहर डिप्रेशन में नहीं निकलता। वो अंदर से एक शुद्धि और आनंद का अनुभव करते हैं। इसी को प्रोफेसर बूचर ने विरेचन की कलापरक व्याख्या कहा है कि दर्द जब कला के माध्यम से गुजरता है तो वो एक कलात्मक आनंद में बदल जाता है। और दोस्तों, ये सब आप सीख रहे हैं रोजगार वाला अड्डा पर, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है बिल्कुल सही तरीके से। अब हम आखिरी यानी 15वीं स्लाइड पर आ गए। यहाँ एक बहुत ही शानदार महातुलना है और कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है। प्लेटो और अरस्तु के बीच बुनियादी अंतर यही है कि प्लेटो हर चीज को राजनीतिक और उपयोगितावादी चश्मे से देखते थे, जबकि अरस्तु ने कलात्मक और सौंदर्यवादी चश्मा पहना हुआ था। हाँ, और प्लेटो ने द रिपब्लिक और इयॉन जैसी किताबें लिखी और अकादमी नाम की संस्था बनाई, जबकि अरस्तु ने पोएटिक्स लिखी और लिसियम की स्थापना की। शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, पी से प्लेटो, पी से पॉलिटिक्स, ए से अरस्तु, ए से आर्ट। और इस स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय कनेक्शन भी है। अरे हाँ, ये तो किसी भी साहित्य प्रेमी के लिए एक बड़ा आहा मोमेंट है। अरस्तु यूनान में बैठकर जो विरेचन का सिद्धांत गढ़ रहे थे, भारतीय काव्यशास्त्र में 9वीं-10वीं सदी में भट्ट नायक ने ठीक वैसा ही साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। ये साबित करता है कि मानवीय भावनाएं पूरी दुनिया में एक जैसी ही हैं। कला का असर हर इंसान पर एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों, आज हमने अरस्तु के विरेचन और अनुकरण सिद्धांत को एकदम आसान भाषा में समझा। अगर आप भी यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रोजगार वाला अड्डा से जुड़ें। बिल्कुल जुड़ें। अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से, मेहनत के साथ। ये तो हुई परीक्षा की बात, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। ये चर्चा सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। सही कहा। जब हम वीकेंड पे कोई फिल्म देखने जाते हैं तो अरस्तु का सिद्धांत हमें समझाता है कि हम उस कहानी से इतना गहराई से क्यों जुड़ते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न भी है। हाँ,
हमने प्लेटो के पलंग वाले उदाहरण पर बात की। प्लेटो मानते थे कि कला सत्य से 3 गुना दूर है, एक मिथ्या है, यानी फोटोकॉपी की फोटोकॉपी है। अब जरा सोचिए, अगर प्लेटो आज के इस आधुनिक युग में आ जाते, जहां वर्चुअल रियलिटी या वीआर का बोलबाला है, जहां डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, तो वो हमारी इस दुनिया को क्या कहते? वो तो शायद अपना सिर पकड़ लेते। अरे बिल्कुल। क्या हम प्लेटो के उस फोटोकॉपी की फोटोकॉपी वाले सबसे गहरे और शायद सबसे खतरनाक भ्रम में नहीं जी रहे हैं, जहां असली और नकली का फर्क ही मिट गया है? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। इस पर विचार कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।